हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण प्रदूषण क्या है। जब किसी भी सिस्टम में, किसी भी पर्यावरण के पार्ट में जो हमारा नेचुरल या प्राकृतिक कंपोजिशन है वो बिगड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मिट्टी है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक स्पेसिफिक मात्रा में पाया जाता है जो बैलेंस व्यवस्था में होता है, व्यवस्थित होता है। लेकिन किसी भी केमिकल का, किसी भी पदार्थ का मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो यह एक तरीके का प्रदूषण का कारण हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है तो इसे प्रदूषण कहते हैं। ऐसे प्रदूषण जो प्रदूषण का कारण बनते हैं उससे हम प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक, पोल्यूटेंट कहते हैं वे पदार्थ जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे सोडियम ज़्यादा है तो सोडियम क्या है, प्रदूषक है। ये दो तरीके के होते हैं। एक प्राइमरी प्रदूषक जो सीधे सोर्स से निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्ट निकल के एयर पोल्यूशन करते हैं। और दूसरे होते हैं द्वितीयक प्रदूषक जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं से बनते हैं। जैसे ओजोन, स्मोक। स्मोक बनने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ओजोन चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चाहिए, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए। सारी चीज़ें एक साथ जब हमें मिलेंगी तो स्मोक बन पाएगा। इसी तरीके से ओजोन बनता है एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फियर में। तो आफ्टर द रासायनिक अभिक्रिया, जो भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने वो हमारा द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहलाता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट को बनने में टाइम लगता है, जो कि आफ्टर अभिक्रिया के बाद वो रिलीज होते हैं। प्रदूषक के प्रकार, वायु प्रदूषण के प्रकार। पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, इसके कारण है धुआं, वाहन का धुआं, उद्योगों का धुआं, जीवाश्म का जलना और जंगलों की कटाई। ये चार मेन कारण हैं वायु प्रदूषण, जो कि वायु प्रदूषण कॉज करते हैं। इनसे जो प्रदूषक निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और इनसे जो प्रभाव होते हैं श्वसन रोग जैसे अस्थमा, एसिड रेन, अम्ल वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग। तीन प्रभाव हैं इसके जो नियंत्रण की अगर हम बात करें तो सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन को हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और पेड़ लगाना चाहिए बहुत ज़्यादा। और इसके साथ जो उद्योग हैं उसमें फ़िल्टर का प्रयोग करना चाहिए। जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस होती है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमें जो बहुत ज़्यादा हानिकारक धुआं निकल रहा है उसको हम सप्रेस कर पाएँ, उसको कम कर पाएँ, तो हम एयर पोल्यूशन पे नियंत्रण पा सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे एयर पोल्यूशन को नियंत्रण पाने के लिए हमें एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, फिल्टर जैसे। फिर इसके बाद हम देखेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में औद्योगिक अपशिष्ट इसका कारण है। औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू सीवेज, कीटनाशक और उर्वरक, ये तीन चीज़ें जो हैं जल प्रदूषण के मेन कारण हैं। और इसके प्रभाव की बात करें तो ये जल जनित रोग जैसे कॉलरा, टाइफाइड, ये जल जनित रोग हैं, इसके प्रभाव हैं। और इसकी वजह से, जब जल प्रदूषण की वजह से जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है और पानी में पीने की कमी हो जाती है। जो हमारा पीने का पानी है, शुद्ध जल है, उसकी कमी हो जाती है। तो ये जल प्रदूषण के नियंत्रण की बात करें, जल शुद्धिकरण कराना चाहिए। जो भी हमारा इंडस्ट्री से इफ्लुएंट निकल रहा है, डिस्चार्ज निकल रहा है, उसको शुद्ध करके तभी हमें बाहर निकालना चाहिए। और कचरा जल में नहीं डालना चाहिए। कचरा जल में डालने से क्या होता है, जो हो घुलनशील होके, जो भी हमारा घुलनशील पार्टिकल होगा घुल के वाटर को पोल्यूट कर देगा, जल को प्रदूषण बना देगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। रासायनिक उपयोग का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि ज़्यादा रासायनिक का उपयोग करेंगे हमारा केमिकल पानी में जाएगा और उसको हम पिएंगे, बीमार हो जाएंगे, तमाम तरीके की दिक्कतें आएंगी। फिर भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण की बात करेंगे तो इसमें जो इसके कारण है, प्लास्टिक कचरा। प्लास्टिक कचरा बहुत बड़ा कारण है भूमि प्रदूषण का। और दूसरा है रासायनिक उर्वरक। जो भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र, रासायनिक उर्वरक यूज़ करते हैं खेतों में, वो डे बाई डे
हमें नुकसान पहुंचाता है। फिर तीसरा है औद्योगिक अपशिष्ट। जो भी औद्योगिक अपशिष्ट हम खेतों में डाल देते हैं बिना ट्रीट किए हुए, बिना किसी नुकसान के, कभी कभी हम हानिकारक औद्योगिक अपशिष्ट भी अपने खेतों में डलवा लेते हैं, जिसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है। और इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? मिट्टी की उर्वरता जो है, उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है और फसल उत्पादन भी कम हो जाता है। मिट्टी की उर्वरता शक्ति और फसल उत्पादन के कम होने की वजह से उसको नियंत्रण करने के लिए हमें जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, जो कि ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, ऑर्गेनिक खेती कहलाती है। और जो कचरा है उसका सही से निपटान करना चाहिए। कचरे का सही निपटान करने की वजह से हमें खतरे से बच सकते हैं। और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें तो हम इससे निजात पा सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण की बात करें, इसके जो मेन कारण हैं, वाहन का हॉर्न, जो अननेसेसरी हम वाहन में हॉर्न बजाते हैं, लाउड स्पीकर है, मशीनें होती हैं, जो इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, इसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। जो कि प्रभाव है, जो हम तनावपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है और प्रॉपर नींद नहीं आती, नींद में बाधा आ जाती है। तो ये ध्वनि प्रदूषण के मेन कारण है। इसके अगर नियंत्रण की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण का पालन, एक सीमा होती है ध्वनि प्रदूषण के पालन की। हॉर्न का उपयोग कम करना, जो ध्वनि प्रदूषण की सीमा होती है। इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया और सिटी जोन, 4 अलग अलग जोन बनाए हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। और उनके हिसाब से सबको स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि इस जोन में 75 और 70 और 55, 65 इस तरीके से डिवाइड कर दिया। डे टाइम में कितना डेसिबल ध्वनि होनी चाहिए। फिर देखते हैं लाइट प्रदूषण। लाइट प्रदूषण में, प्रकाश प्रदूषण में क्या होता है? अत्यधिक कृत्रिम रोशनी, बहुत ज़्यादा कृत्रिम रोशनी की वजह से क्या होता है? प्रकाश प्रदूषण होता है। इसका प्रभाव क्या है कि मानव नींद चक्र पर प्रभावित करता है। जो हमारी नींद है उससे बहुत डिस्टर्ब होती है। जो आदमी डेली डेली मोबाइल चलाता है रात रात भर, तो उसकी नींद का अनइवन हो जाता है। इसके बाद अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन। जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जल में मिलती हैं तो अम्ल वर्षा का कारण बनती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से H2SO4 बनता है, नॉक्स से नाइट्रिक एसिड, ये दोनों एसिड मिलके, इसका प्रभाव क्या होता है? फसलों को नुकसान होता है और ऐतिहासिक स्मारकों का क्षरण होता है, जैसे ताजमहल इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और जल प्रदूषण का कारण बनता है एसिड रेन। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, जो कि कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFCs, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ओजोन परत का क्षरण, ओजोन डिप्लीशन। CFCs गैसों की ओजोन परत का क्षरण हो जाता है। CFCs में क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है बहुत हार्मफुल होता है। ओजोन को नष्ट करने के लिए एक क्लोरीन मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को नष्ट कर सकता है, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों की त्वचा से को खतरा को बढ़ा देगा। जब बहुत ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन होगा, UV किरणें अर्थ पे आएंगी और त्वचा रोग को बढ़ा देंगी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है बहुत हार्मफुल होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो गैसें पृथ्वी की गर्मी को रोकती हैं। गैसेस पृथ्वी की गर्मी को रोकती हैं। अधिक होने पर तापमान बढ़ जाता है, तो ज़्यादा गैसेस हो जाएंगी, जो भी ग्रीन हाउस गैस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे प्रदूषण के स्रोत। प्रदूषण के 2 स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत है जैसे ज्वालामुखी, जंगल में आग, और मानव स्रोत है उद्योग, वाहन और शहरीकरण। उद्योग, वाहन और शहरीकरण, ये मानव जनित स्रोत है। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय 3R, 3R जो है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने के हिसाब से। रिड्यूस मतलब जहाँ से पोल्यूशन हो रहा है वहीं से ही हम कम कर दें। रीयूज, जो भी पोल्यूशन हो रहा है, या जैसे मान लीजिए प्लास्टिक हम लेके जा रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, तो उसको दोबारा यूज़ करें, 3 बार यूज़ करें। और अगर रीयूज कर भी लिया तो उसको रिसाइकिल अगर हो पाता है उसको हम रिसाइकिल करेंगे। 3R कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत पुराना और बहुत
सटीक अच्छा उपचार है प्रदूषण नियंत्रण का। और दूसरा है नवीनीकरण ऊर्जा। नवीकरण ऊर्जा जो है, जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब नवीनीकरण ऊर्जा है, जो कि उसकी वजह से हमें कम से कम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा। और वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और जनता में पर्यावरण जागरूकता को फैलाएं। नेक्स्ट है पर्यावरण कानून, इन्वायरमेंटल लॉ। इन्वायरमेंटल लॉ क्या है, ये किस लिए बनाया गया, इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो पर्यावरण कानून पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों और अधिनियमों को पर्यावरण कानून कहते हैं। इसका उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। भारत में 3 बड़े कानून जो हैं बनाए गए थे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम निवारण 1981। 3 जो कानून हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कानून बनाए गए थे भारत में, जो कि आज भी इसी पे बेस है हमारा सिस्टम। पर्यावरण कानून की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? पर्यावरण कानून की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी, बढ़ता प्रदूषण था। प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण कानून की रिक्वायरमेंट पड़ी कि प्रदूषण डे बाई डे बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। जो हमारा प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स हैं, उनका दोहन हो रहा है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से फाइनली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। भारत में मुख्य पर्यावरण कानून जो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यह सबसे महत्वपूर्ण कानून है, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद लागू किया गया था। मुख्यतः इसमें केंद्र सरकार और व्यापक शक्तियाँ शामिल होती हैं। प्रदूषण नियंत्रण के नियम लगते हैं, पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए काम होता है। जल प्रदूषण निवारण एवं अधिनियम 1974 जल प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया था, जो कि केंद्रीय और राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना हुई थी। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, यह वायु के नियंत्रित करने के लिए आया था। उद्योगों और वाहनों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की कटाई पर नियंत्रण करने के लिए आया था। वन भूमि तथा अन्न उपयोग समिति, वन भूमि का अन्न उपयोग समिति, वन भूमि जो है उसका अन्न उपयोग की समिति बनाई गई थी। फिर उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, जो कि जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आया था। राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य की स्थापना इसी रूल के अंतर्गत होती है। फिर हमारा 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में बना था। इसके तहत जो हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना हुई, उसमें पर्यावरण से जुड़े जो मामले हैं उनका तुरंत निपटारा करने के लिए केस चले गए। तो इसके बाद प्रदूषण से संबंधित शिकायतों की सुनवाई होगी। पर्यावरण संबंधी संवैधानिक प्रावधान है 48, अनुच्छेद 48 से राज्य का कर्तव्य पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना है। और अनुच्छेद 51A का G जो है, वो नागरिकों का कर्तव्य है पर्यावरण की रक्षा करना। हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि हमारे जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करना। 3 सिद्धांत बनाए गए थे, प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें वर्तमान जरूरतें उतनी पूरी करें जो कि भविष्य में हम बचा पाएँ। भविष्य के लिए हमें चीज़ों को, रिसोर्स को बचा के रखना है। और दूसरा है प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, प्रदूषण पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। इसमें है कि जो प्रदूषण करेगा वही उसका खर्च उठाएगा। सावधानी सिद्धांत, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जो नुकसान होने से पहले ही रोकथाम, नुकसान होने से पहले अगर रोकथाम कर लिया जाए, इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। और जो प्रदूषण करेगा वही पे करेगा, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते कई हुए, तो स्टॉकहोम में सबसे पहले 1972 में समझौता हुआ था, पहला विश्व पर्यावरण सम्मेलन था। और रियो डी जेनेरो में 1992 में अर्थ समिट हुई थी, सतत विकास पर इसमें जोर दिया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। और फिर उसके बाद 2015 में पेरिस एग्रीमेंट होता है, पेरिस समझौता होता है। इसमें जलवायु परिवर्तन पे बात की जाती है।
प्रदूषण नियंत्रण संस्थाएं हैं तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पर्यावरण कानूनों के जो उद्देश्य हैं, प्रदूषण को रोकना है और जैव विविधता की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। इसके साथ साथ दंड और सजा की भी इसमें प्रावधान है। जुर्माना, कारावास, उद्योग को बंद करना, ये 3 तरीके का दंड है। पहला जुर्माना, दूसरा उद्योग बंद करना, तीसरा कारावास।